Good morning, everyone. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affair. So let's get started. Let's move to the question number one. हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया गया? देन ये मनाया गया 12 जून को। अगर 12 जून की बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया तो इसकी थीम हम जान लेते हैं। इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, मतलब अब काम किया जाए। बाल बच्चों जो बाल श्रम है दुनिया में, छोटे बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रम करने के लिए अलग अलग मतलब काम करते हैं मजबूरी बस, तो उसको ख़त्म किया जाए। तो अब उस पर एक्ट करने काम करने की ज़रूरत है। तो इसकी थीम थे एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है। और जून मंथ में बहुत सारे अभी डेज इंपॉर्टेंट डेज थे, तो उसको हम देख लेते हैं। 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। इसकी थीम थी वर्ल्ड पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। ठीक है। और 5 जून को था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसकी थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो उसकी क्या थीम थी कि स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। ठीक है। 8 जून को मनाया गया वर्ल्ड ओशियन डे। आपके लिए टास्क है कि इसका आप बताएंगे क्या थीम क्या थी। ठीक है। 12 जून को मनाया गया बाल श्रम निषेध दिवस, जिसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत उनकी थीम दे रखी है, जिससे कि आपको आसानी से स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। इवन इसके जो भी होगा मैं बहुत सारे स्टडी पोर्शन वो दिखाऊं वो करूंगा, जो कि इस पीपीटी में नहीं रहेगा। और उसको आप पाने के लिए यू विल हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप उससे जुड़ के इसके पीडीएफ मैं एक जनरेट करता हूँ, डिटेल्ड पीडीएफ, तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। एंड इफ यू फील दैट दिस चैनल इज बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक टू। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। भारत की ओर से G7 शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इस G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो G7 शिखर सम्मेलन क्या है? ये 7 देशों का एक समूह है। ठीक है। 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। तो आपके दिमाग में है क्या इंडिया इसका मेंबर है? नो, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। तो मेंबर है कौन? तो मेंबर कौन है उनके नाम मैं बता दे रहा हूं। उनके नाम है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट। ये 7 मेंबर हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट। लेकिन इसमें भारत नहीं है। लेकिन भारत को फिर मोदी जी कैसे उसमें जाके भाग लिए? एक्चुअल में क्या है कि ये जो G7 इस बार जो समिट हुई है, इसका मुख्य रूप से लक्ष्य किया था, जैसा कि चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हमेशा से दुनिया का बाप रहा है अमेरिका। और अमेरिका पूरी दुनिया को चलाता है, समझिए, कितना भी कोई बड़ा हो जाए। हाँ। तो अमेरिका अब क्या देख रहा है कि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा ना जाए कि अमेरिका को पछाड़ दे। तो अमेरिका को भाई डर लग रहा है, सच बोला जाए तो, चाइना से। तो बस वही अमेरिका जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कोई भी खैर नहीं चाहता कि चाइना आगे जाए, क्योंकि चाइना की जो रणनीति है ना वैश्विक स्तर पे, ये बहुत गंदी है। ये क्या करता है? गरीब देशों को पैसे देता है, फिर एक तरह से गुलाम बनाता है। जैसे पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे दे रखे हैं। अब क्या है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि जहाँ पे पोर्ट, जहाँ पे बंदरगाह बनाना चाहता है, वहाँ पे पाकिस्तान से मांगता है भैया कि मुझे यहाँ बंदरगाह बनाना है। हमारे यहाँ पे एक वो रहेगा कि मेरी हवाई जहाज यहाँ पे लैंड करने के लिए एक लैंडिंग स्टेशन बनाना है। तो अब मजबूरी में वो पाकिस्तान ना भी नहीं कर सकता, भैया इतने पैसे ले रखे हैं। उसी ऐसा पाकिस्तान के साथ किया, श्रीलंका के साथ भी अब करने वाला है, वहां पर भी ऐसे ही एक मजबूरी में फंसाया है, मालदीव के साथ ऐसा किया है। तो इसकी आगे जरूर बढ़ रहा है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई भी देश आगे बढ़े। लेकिन इसकी जो नीति है ना, किसी को फंसा के मजबूरी में फंसाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस पे देश को, कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि दिस इज नॉट अ राइट वे। तो अभी क्या कर रहे हैं कि G7 जो समिट हुई है, इसका मुख्य लक्ष्य इसी पर केंद्रित था कि चाइना को टैकल कैसे किया जाए। मतलब इसको मतलब ये नहीं कि चाइना को पछाड़ा जाए, लेकिन हम चाइना से अभी भी आगे रहें, इसके लिए क्या किया जाए। अब बताइए भारत को क्यों बुलाया गया? भारत को इसलिए बुलाया गया क्योंकि भारत भी एक बहुत अच्छी खासी दुनिया में स्थान रखता है। ठीक है। बहुत बड़ा देश है, हमेशा से बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं रही है ना बहुत बुरी रही है, हमेशा एक मीडियम रास्ते पे चला है। और दुनिया में कदर है भारत की, वैसे सच बोला जाए, आज से नहीं, हमेशा से रही है।
है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 10-2-4 साल में भारत का कुछ हो गया है, इससे बेवकूफ़ी है, हमेशा से भारत की हो रही है। बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया गया है वहाँ सम्मान के साथ। तो G7 समिट में बुलाया गया, लेकिन मोदी जी गए नहीं वहाँ पर, वो बोले भैया हम वर्चुअली वो करेंगे। वह इन्होंने समिट में भाग लिया, बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया। इन्होंने दो चीज़ मुख्यतः बोली थी, वन अर्थ वन हेल्थ। इन्होंने बोला था दुनिया एक है तो भैया वन हेल्थ भी मतलब होना चाहिए, मतलब सभी को मिलजुल के स्वास्थ्य पर जागरूक होना चाहिए, सारे देश को मिल के काम करना चाहिए। ठीक है, वन अर्थ। क्योंकि आजकल ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा वन वन चला रही है। वन अर्थ वन हेल्थ अच्छी अच्छी चीज़ है, ठीक है, अगर इस सफल हो जाए तो। क्योंकि पूरे वर्ल्ड को अगर एक साथ लेके चलेंगे तो फिर वो मतलब सारे लोग नहीं एक साथ हो पाते हैं, जैसे मेरा मानना है। और बाकी आगे है कि ये लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए। उसी तर्ज पे इन्होंने बोला था वन अर्थ वन हेल्थ, बहुत अच्छी बात है। तो ये था मोदी जी का कहना। और दूसरी बात इन्होंने बहुत बोली थी कि ट्रिप्स जो है उस पर छूट की मांग की थी, और G7 से कहा कि G7 के जितने मेंबर हैं उनके मेंबर का नाम फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट हैं जो। इनको बोला कि भैया आप हमारा सहायता करो ट्रिप्स पे छूट के लिए। ट्रिप्स है क्या? ट्रिप्स की एक तरह से साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका और भारत ने मिलकर क्या किया था, WHO में, सॉरी WTO में इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हमें ट्रिप्स के छूट दिया जाए। तो ट्रिप, आप बस इतना जानिए कि ट्रिप्स की छूट से क्या होगा, जो टीके हैं उसकी लागत काफ़ी कमी आ जाएगी। क्योंकि कई बार हम बाहर से भी ये टीके मंगाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में। तो एक ऐसा है कि भाई थोड़ा टीकों थोड़ा महंगा हो जा रहा है, एक तरह से जो वो है ना चार्ज लगता है एक देश से दूसरे देश में जाने का, उससे महंगे पड़ जा रहे हैं टीके। तो ट्रिप्स एक तरह से यही है कि इसकी अगर छूट इसमें मिल जाती है तो क्या हो जाएगा, थोड़े थोड़े पैसे की, कम पैसे में ये टीके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की? तो पहल का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कहाँ पर, किस समिट में बोला गया? ये देखिए फिर अगेन वही, चीन को टैकल करने के लिए चीन का जो एक वो था, एक इनिशिएटिव था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको टैकल करने के लिए इन्होंने G7 के सारे ग्रुप ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, कि पुनः दुनिया को एक मतलब एक अच्छी दुनिया बनाई जाए, ऐसा इन लोगों का इसका अगर हिंदी बोला जाए। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या था, एक तरह से यह चीन सरकार का एक वैश्विक बुनियादी विकास रणनीति है। इसे 2013 में अपनाया गया था। देखिए बहुत हाल हाल में बहुत न्यूज़ में रहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 2013 में अपनाया गया था। जो इसको शॉर्ट में BRI बोल रहा हूँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को BRI बोलते हैं। ये चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव हैं शी जिनपिंग की विदेश नीति का एक केंद्र बिंदु था। मतलब जो उनके जो फॉरेन जो अफेयर्स हैं उसमें मुख्यतः किस पे केंद्रित था, BRI पर। इसके तहत BRI के तहत ये क्या कर रहे हैं कि अलग अलग देशों में बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, गगनचुंबी इमारतें और हवाई अड्डा, ये सब रेल सुरंग ये सब बना रहे हैं। इससे बना बना के वहाँ से खूब ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत गरीब देश हैं जहाँ पर ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं। तो क्या कर रहा है चीन, हर जगह पहले तो उनको मजबूर कर दे रहा है, गुलाम बना दे रहा है पैसे वगैरह दे के। अब मजबूरी में, अब जैसे कि मान लीजिए कि इधर श्रीलंका में इन्होंने पैसा कोई पैसे वगैरह दे दिए, पाकिस्तान में ही पैसे दे दिए। अब कहेगा पाकिस्तान से कि आपके यहाँ जो वो बंदरगाह बन रहा है वो चाइना बनाएगा। अब अगर चाइना बनाएगा तो पैसे किसकी कमाई होगी, चाइना की होगी। तो ये जगह जगह बेल्ट रोड इनिशिएटिव है कि, और जगह जगह क्या कर रहा है कि रोड वगैरह बना रहा है जो कि चाइना की बॉर्डर से जितने भी कनेक्टेड देश हैं, ताकि आसानी से वहां तक चाइना पहुंच सके अपने मटेरियल लेके। अब वहां से लाना, ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज होगा, तो सारे देशों में वो जान रहा है, आसपास के देशों में रोड बना रहा है, पहले गुलाम बना के जो कह रहा है वो करना पड़ रहा है। 2013 में BRI आया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक वैश्विक बुनियादी ढांचा है विकास रणनीति का चाइना का। सो दिस इज ऑल अबाउट द BRI। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? एल्बिनिज्म होता क्या है, एक तरह से बीमारी है। ये 13 जून को मनाया जाता है, 12 जून को बाल श्रम दिवस, 13 जून को जो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इसमें क्या होता है कि जैसे आँखों का स्किन, जो हमारी त्वचा है और आँखों के जो बाल हैं उसमें पिगमेंट की कमी हो जाती है, तो एक तरह से रंगहीनता आ जाती है।
ठीक है। तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है समाज में, बहुत सारा वो होता है। तो यह दुनिया भर के एल्बिनिज्म से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके मानवाधिकारों को का जश्न मनाने के लिए, उनके भी मानव एज ए मानव होते हुए उनका एक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना करना चाहिए। क्योंकि जो एल्बिनिज्म है एक तरह से संक्रामक नहीं है कि आप किसी पड़ोसी है उसे टच कर दिया तो हो जाएगा, नहीं, ये अनुवांशिक रोग है। अगर माँ बाप में से हो सके कोई एल्बिनिज्म का शिकार ना हो, लेकिन माँ बाप में से कोई एल्बिनिज्म का उनके गुणसूत्र हो, ठीक है, 46 में से कोई एक भी गुणसूत्र अगर एल्बिनिज्म का मिल गया तो हो सकता है कि उसकी आने वाली संतान रंगहीनता का शिकार हो। लेकिन उनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये संक्रामक नहीं है, ये क्या है, जेनेटिक है, ठीक है। सो जन्म के समय बच्चा इससे प्रभावित हो सकता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया? तो नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो ये क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं इसमें डाल रखा हूँ, नथिंग, एक चीज़ भी बेकार की नहीं है। जैसे प्लीज़ एक एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में याद तो ही जाएगा, अगर आप रिवीजन एक बार कर देंगे इट विल बिकम परमानेंट। जैसे 11 जून 2021 के 7वें अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जाने वाला है, उसके लिए कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो 11 जून से एक तैयारी हुई थी, एक इवेंट कराया गया था जिसे बोलते हैं करंट रेंजर इवेंट, फिर नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया गया था। ये क्या है कि नमस्ते योग ऐप जो है जो जनता के लिए एक सूचना मंत्र के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदाय के लिए सुलभ बनाने का के उद्देश्य से शुरू किया गया है, और लोगों के अंदर योग के प्रति योग इज अ वेरी पावरफुल थिंग, आई एम अ ग्रेट प्रैक्टिशनर ऑफ इट। तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत स्मूथ हो जाएगी, कोई घर्षण नहीं रहेगा। आप योग करिए, आप अपनी लाइफ को बहुत आसान, सुलभ और सफल बनाइए, मेरा कहना है, क्योंकि मैं खुद ही ये बहुत इंटेंसली करता हूँ, ठीक है। तो 21 जून को होने वाला है, उसका पहले से ही थीम डिसाइड हो गई है कि 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। घर पे योगा करें, अपने परिवार के साथ योगा करें, इस बार की थीम हो गई। 21 तारीख को मैं फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा, आप अभी से याद करके रखिए, ठीक है। तो योग दिवस की अगर बात की जाए, 2014 में भारत ने क्या किया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशंस में। तो फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने उसे स्वीकार कर लिया, और भारत को 2015 में पहला योग दिवस राजपथ नई दिल्ली में मनाया था, अगर आपको याद हो। और 35,000 के लगभग लोगों ने एक साथ बैठकर योग किया था। दुनिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि इतने लोग एक साथ बैठ के योग करने का। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसे बोलते हैं UNCTAD, यूनिटेड, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है भैया रेबेका ग्रीनस्पेन। रेबेका ग्रीनस्पेन UNCTAD की अध्यक्ष बनी है। तो भैया इनके नाम याद रखिए। यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा संस्था है, तो इसके जो भी मेंबर नए अध्यक्ष आते हैं इनको आप प्लीज़ 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 याद रखिए। तो अभी हम देखिए, इस जो भी सवाल है इनके, जो भी मैं स्टैटिक बोल रहा हूँ, स्टैटिक पोर्शन में इनको PDF अभी बनाऊंगा, उनमें डालूंगा। तो प्लीज़ जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करिए, उस पर आपको डिटेल PDF मिलेगी। एक बार आप पढ़ेंगे आपको परमानेंट, एक बार ये वीडियो देख लिए, एक बार PDF देख लिए, इट विल बिकम परमानेंटली स्टे इन योर ब्रेन, तो आपको याद हो जाएगा। तो इनका नाम याद रखिए, रेबेका ग्रीन स्पेस। अगर यूनिसीटैड की बात हुई है जिसके बारे में जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। यूनिसीटैड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास संबंधित विषय पर चर्चा करती है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। यूरोपीय एजेंसी, जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसको बोलते हैं ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ने शुक्र ग्रह पर अध्ययन के लिए किस ऑर्बिटर की घोषणा की है? तो ऑर्बिटर का नाम है एनविजन। क्या नाम है? एनविजन। तो यूरोपियन जो एजेंसी है, कई देशों का समूह है, यूरोपियन एजेंसी, जो कि एक उनकी एजेंसी है ESA। उन्होंने शुक्र पर अपना एक ऑर्बिटर भेजेगा जिसका नाम है
एनविजन। इसके पहले 2 और ऑर्बिटर भेजे जा चुके हैं। किसके द्वारा भेजे जाएंगे, मतलब उनके पहुंचे नहीं है अभी, उनका क्या नाम है, नासा के द्वारा। उनका नाम है दा विंची एंड वेरिटास। दा विंची एंड वेरिटास, देखिए दा विंची है इंग्लिश वाला, देखिएगा इसमें टाइप नहीं हो रहा था। दा विंची और वेरिटास नासा ने भेजा था। तो जैसा कि शुक्र ग्रह पे बहुत हार्श है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, आप जानते ही हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का एक बादल बनते हैं। तो इतनी सारा पृथ्वी के लगभग आकार सब कुछ पृथ्वी के समान है, फिर भी इतनी भिन्नता क्यों है, इसी का अध्ययन करने के लिए ये 3 एक तरह से, 2 नासा के द्वारा दा विंची एंड वेरिटास और एक ईएसए के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि 2030 तक ईएसए द्वारा जो भेजा जाएगा 2003 तक वो अपने प्रोब को लॉन्च करेगा, तो भेजा जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से थे, तो वो थे भैया एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। बस इतना जानिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। डॉक्टर अशोक पनगड़िया, न्यूरोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है? द आंसर इज अपना फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या कर रही है कि अब जैसे मेडिसिन, मान लीजिए कोविड के चलते बहुत लोगों के साथ समस्या है, तो घर जाके मेडिसिन देना मतलब एक तरह से खुद को भी संक्रमित किया जा सकता है, हो जाएंगे लोग। तो क्या कर रही है कि ड्रोन का ये हेल्प ले रही है। ड्रोन में क्या करेगी, मेडिसिन को रख देगी, फंसा देगी और एड्रेस दे देगी। वो ड्रोन ले जाएगा, जिसके घर पहुंचाना है उसके छत पे मेडिसिन को छोड़ देगा और फिर वो क्या करेगा, रिटर्न होके चला आएगा। तो कौन सी कंपनी कर रही है? फ्लिपकार्ट कर रही है। और किस किस राज्य में पहली बार? तेलंगाना में किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 और 10। दाल, ये थोड़ा स्टडी है। धान, तिल, अरहर और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी जो है उसको बढ़ाया गया है। तो क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये किस तरह की फसलें हैं? ये फसल है खरीफ की। कौन सी फसलें हैं? धान, तिलहन, अरहर। तो अब आप देखेंगे, बताएंगे रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, आप अब इसको आप देख लेंगे, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. This was every current affair was very much important. I will say, if you like this, you can like and you can subscribe too, and turn on the that notification bell. And one more thing, that just be a part of Telegram channel where you will get all the static portion and so much more. Thank you very much. Have a good day. Keep learning, keep growing.